हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इजिप्ट एयर का एक विमान रात के अंधेरे में पेरिस से उड़ान भरा। उड़ान के 3.5 घंटे बाद ये प्लेन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। सभी हैरान थे कि आखिर ये सब हुआ क्या। इस हादसे ने एक ऐसी मिस्ट्री को जन्म दे दिया जिसे आज तक भी सॉल्व नहीं किया जा सका। आखिर क्या थी इस मिस्टीरियस प्लेन की कहानी, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 19 मई 2016 एयरबस A320 का एक विमान इजिप्ट एयर फ्लाइट 804 CDG इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेरिस से उड़ान भरने वाला था। रात के 11 बज चुके थे। 56 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स धीरे धीरे प्लेन में सवार होने लगे। उधर ग्राउंड क्रू प्लेन के चारों ओर घूम घूम कर प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे कि सब ठीक है या नहीं। फाइनली ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब ये प्लेन धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगा। प्लेन को कैप्टन MD शकीर उड़ा रहे थे। इनके पास 6275 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर MD आसिम थे। इनके पास 2766 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। 11:10 धीरे धीरे ये प्लेन रनवे से रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को करीब 4.5 घंटे उड़ान भर के पेरिस से इजिप्ट के कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। मौसम बिल्कुल साफ थी। रात के अंधेरे में भी पायलट आसमान के टिमटिमाते तारों को और नीचे जगमगाता हुआ शहर को भी साफ साफ देख पा रहे थे। धीरे धीरे शहरों की चकाचौंध खत्म होती गई और ये प्लेन समुद्र के एरिया में दाखिल हो गया। समुद्र के उस पार इजिप्ट में जाकर इसे लैंड करना था। इस वक्त प्लेन 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था। ATC लगातार अपने रडार के जरिए इस प्लेन को ट्रैक कर रहे थे। तभी उन्हें रडार में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 804 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुरंत ही उन्होंने पायलट से कांटेक्ट किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लेन से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और जब प्लेन और रडार की दूरी काफी अधिक हो जाती है तो कभी कभी ये रडार में भी दिखना बंद हो जाता है। ऐसे केस में कुछ ही मिनटों बाद दोबारा से कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन फ्लाइट 804 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये प्लेन हमेशा हमेशा के लिए विशाल समुद्र में कहीं खो गया। हादसे के करीब 10 घंटे बाद इजिप्शियन नेवी और एयरफोर्स की टीम समुद्र के चक्कर लगाने लगे। इसी दौरान उन्हें प्लेन के कुछ डेब्रिस, पैसेंजर्स का लगेज और यहाँ तक कि पैसेंजर्स के कटे हुए अंग पानी में तैरते हुए दिखाई दे रही थी। प्लेन के ये छोटे छोटे डेब्रिस समुद्र के सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में इवन अलग अलग हिस्सों में मिल रहा था। इसलिए प्लेन के क्रैश पॉइंट को इतने बड़े एरिया में खोज पाना बहुत ही मुश्किल था। उधर US ने कहा कि हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है जिसे फ्लाइट 804 ने ट्रांसमिट किया था। हालांकि बाद में इजिप्ट एयर ने यह कह दिया कि नहीं, हमें US ने कुछ भी नहीं बताया। 20 मई का दिन भी गुजर गया। उधर US, फ्रांस और ग्रीक ये 3 देश की सर्च टीम प्लेन को खोजने के लिए समुद्र की ओर रवाना हो गए। 23 मई 2016 अब चारों देशों के सर्च टीम समुद्र के चारों ओर से प्लेन के मलबे को खोज रहे थे। ये हादसा 19-20 मई की रात को हुई थी, पर प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया। इतने समय में प्लेन के वो टूटे हुए हिस्से जो पानी में तैर सकता था वो हवा के बहाव से मीलों दूर चला गया। ऐसे में अगर सर्च टीम को वो मलबा मिल भी जाता है तो वो इस बात का अंदाजा कभी भी नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये प्लेन कहां पर क्रैश हुआ। फाइनली सारे सर्च टीम ने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ये पता लगाया कि ये प्लेन करीब 14,000 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े एरिया में इस प्लेन को खोजना था, वो भी समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि 8 से 10,000 फीट समुद्र की गहराई में। इतने बड़े एरिया में इस प्लेन को खोज पाना काफी मुश्किलों भरा काम लग रहा था। यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने हेल्प किया। दरअसल घटना से करीब 2 साल पहले 25 फरवरी 2014 में सेंटिनल-1A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट में SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मॉड्यूल फिट किया गया था, जो कि आज भी 2D और 3D में फोटोज कैप्चर करता है। हादसे की रात भी इस सैटेलाइट ने समुद्र में हो रहे बदलावों को कैप्चर किया था। अब क्योंकि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ थी, इसलिए इस सैटेलाइट के इमेज में हम साफ साफ देख सकते हैं ये छोटा सा काला सा धब्बा और ये पॉइंट जहां से ये प्लेन मिसिंग हुआ था। अब ESA के साइंटिस्ट ने सर्च टीम को कहा कि आपको 14,000 किलोमीटर के रेडियस में प्लेन को खोजने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस पॉइंट पर चले जाओ और ज्यादा नहीं 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आप प्लेन को खोजिए। प्लेन का मेन स्ट्रक्चर इसी एरिया में कहीं छुपा बैठा है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी।
अब सर्च टीम को क्रैश पॉइंट का लोकेशन पता चल गया। अब जरूरत थी तो समुद्र के अंदर गोता लगाने की, लेकिन उस वक्त खोजी दल के पास कोई भी ऐसा पनडुब्बी नहीं था जो समुद्र की गहराई में जाकर प्लेन के मलबों को खोज सके। फाइनली जॉन लेथब्रिज नामक एक पनडुब्बी को फ्रांस से इजिप्ट लाने का डिसीजन लिया गया। ये पनडुब्बी प्लेन के मलबे में मौजूद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा ट्रांसमिट कर रहे सिग्नल को 20,000 फीट की दूरी से भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बी समुद्र के तल की मैपिंग भी कर सकता है और इसे समुद्र के सतह से ही रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन इस पनडुब्बी को समुद्र के रास्ते से लाने में करीब 13 दिनों का वक्त लगने वाला था। इस पनडुब्बी के साथ 2 इन्वेस्टिगेटर्स भी आने वाले थे, लेकिन वो किसी और काम में व्यस्त थे, इसीलिए उस पनडुब्बी को 3 दिनों के लिए होल्ड कर दिया गया। फाइनली 3 दिनों की देरी के बाद करीब 16 दिन सफर करके क्रैश पॉइंट पर पहुंच गया। इस पनडुब्बी ने 2 दिन के सर्च के बाद ही प्लेन के बहुत सारे मलबे को खोज निकाला। इस पनडुब्बी ने ये भी उजागर किया कि इस प्लेन के एक नहीं बल्कि कई सारे टुकड़े समुद्र के भीतर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इवन कुछ पैसेंजर्स के शव को भी समुद्र के तल से निकाला गया। सो फाइनली क्रैश के 30 दिनों के बाद प्लेन का पता चल ही गया, लेकिन सिर्फ प्लेन का कुछ हिस्सा मिल जाने से केस सॉल्व नहीं होता। इस केस के कारणों का पता लगाने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोजना था, जो कॉकपिट में हो रही सारी बातों को रिकॉर्ड करता है। वहीं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी होता है, जो प्लेन के हर एक कंट्रोल को रिकॉर्ड करता है कि पायलट ने कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड में कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल किया। ये सब कुछ FDR रिकॉर्ड कर लेता है। अगर इस सारे डाटा को फ्लाइट सिमुलेटर में डाल दिया जाए तो सिमुलेशन में भी प्लेन ठीक वैसे ही क्रैश होगा जैसा कि फ्लाइट 804 क्रैश हुआ। इसलिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि ये चुटकियों में केस को सॉल्व कर सकता है। करीब 1 महीने के लंबे खोजबीन के बाद समुद्र के 13,000 फीट की गहराई से फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोज निकाला गया। लेकिन यहाँ पर एक निराशा हाथ लगी। ये दोनों ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका था कि इसके मेमोरी चिप से कोई भी डाटा डाउनलोड नहीं हुआ। कई बार कोशिश करने के बाद फाइनली वो हार मान गए। अब इस टूटे हुए मेमोरी मॉड्यूल से डाटा निकालने का बस एक ही रास्ता था और वो था साल्ट डिपॉजिट। बेसिकली इस प्रोसेस में होता ये है कि जब प्लेन समुद्र में कहीं क्रैश होता है और इसका ब्लैक बॉक्स का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है तो समुद्र का खारा पानी ब्लैक बॉक्स के अंदर चला जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक फेलियर भी हो जाता है और एक लंबे समय तक खारे पानी में रहने से इसके मेमोरी में भी जंग लग जाता है। ऐसे में साल्ट डिपॉजिट मेथड से साल्ट को और साल्ट की वजह से लगे जंग को हटाया जाता है। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह देखा जाता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ। मेमोरी में छोटे छोटे कनेक्शंस को मैन्युअली जांच करके रिपेयर किया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद वो मेमोरी मॉड्यूल फिर से काम करना शुरू कर देता है। फ्रांस और इजिप्ट के बीच एक कंट्री है ग्रीक। इन्होंने कहा कि हमने अपने मिलिट्री रडार में फ्लाइट 804 को देखा है। ये प्लेन 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था और अचानक 90 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ गया। इसके बाद ये डगमगाते हुए नीचे गिरने लगा और लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हवा में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इनफैक्ट इन्होंने ये भी दावा किया कि हमने आसमान में आग की लपटें भी देखी थी, पर इजिप्ट ने इनकी बात पर यह कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्लेन के एल्टीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसी बीच इंटरनेट में और भी कई सारी खबरें घूमने लगी, जैसे कि प्लेन में बम था, लेकिन पैसेंजर्स के DNA टेस्टिंग के दौरान कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये लगे कि इनका बॉडी किसी एक्सप्लोजन का शिकार हुआ हो। एक न्यूज़पेपर ने यह भी दावा किया कि दोनों पायलट में से एक पायलट सिगरेट पी रहा था और इसी सिगरेट की वजह से प्लेन में आग लग गई। इवन कई तो ये भी दावा कर रहे थे कि प्लेन में शॉर्ट सर्किट हो गया। फाइनली एक गुड न्यूज मिली। साल्ट डिपॉजिट के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से सक्सेसफुली डाटा डाउनलोड कर लिया गया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने यह रिवील किया कि प्लेन के कॉकपिट में स्मोक अलार्म बज रहा था, यानी कि प्लेन में किसी वजह से आग लग गई होगी। उधर प्लेन के मलबे की जांच का रिपोर्ट भी सामने आ गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कॉकपिट में आग लगी थी। जांच के दौरान ये पता चला कि प्लेन के अगले हिस्से ने काफी हीट सहा था, जबकि प्लेन का पिछला हिस्सा उतना गर्म नहीं था। इससे ये पता चल गया कि आग कॉकपिट में लगी होगी और ये आग जलते हुए पीछे की ओर चली गई। इस बढ़ती हुई आग ने प्लेन के वायर्स को भी जला दिया होगा। इसीलिए 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में इस प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया और हवा में ही प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करना बंद कर दिया।
दिया और ये प्लेन एक आग के गोले के समान नीचे गिरने लगा। इसी दौरान हवा के तेज बहाव ने प्लेन को कई टुकड़ों में तोड़ दिया होगा। इसके बाद ये प्लेन समुद्र में कहीं खो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्लेन में अगर आग लगी तो कैसे लगी? इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं था। इस केस को दो देशों की इन्वेस्टिगेशन की टीम हैंडल कर रही थी। पहली इन्वेस्टिगेशन की टीम इजिप्ट की थी और दूसरा फ्रांस। इस हादसे के पीछे दोनों ही टीम का अलग अलग तर्क था। फ्रांस की इन्वेस्टिगेशन की टीम ये मानते थे कि आग कॉकपिट में सबसे पहले लगी और जिस हिस्से से आग लगना शुरू हुआ नॉर्मली वहाँ पर फोन या आईपैड रखा जाता है, इसलिए हो सकता है कि उसी फोन या आईपैड के बैटरी में ब्लास्ट हुआ हो और प्लेन में आग लग गई। फ्रांस की एक फोरेंसिक टीम जांच करने के लिए इजिप्ट आ गए, पर उन्हें जांच करने की इजाजत नहीं दी गई कि भाई आप रहने दो, हम लोग कर लेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन करीब 7 सालों तक चलती रही, पर कोई भी ऐसा पुख्ता सुराग नहीं मिला जो ये बता सके कि प्लेन में आग कैसे लगी। फाइनली अप्रैल 2022 को एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि पायलट ने सिगरेट जलाया था और पायलट के साइड से ऑक्सीजन मास्क में से ऑक्सीजन निकली और आग फैल गई। उन दिनों इजिप्ट एयरलाइन में सिगरेट पीना भी अलाउ था। हालांकि इस हादसे के बाद सिगरेट को बैन कर दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आग लगने के लिए पहले तो आग चाहिए, जैसे कि लाइटर या माचिस, इसके बाद ऑक्सीजन और सबसे इम्पोर्टेंट जलने के लिए फ्यूल चाहिए। आग ऐसे ही नहीं लग जाती, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से काफी लोग नाखुश हैं। सिगरेट की वजह से आग लग गई, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। दोस्तों, इजिप्ट एयर फ्लाइट 804 के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे मिस्ट्री बनाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि इजिप्शियन ने कई बार अपने स्टेटमेंट को बदला है। जैसे कि पहले तो ये बोला गया कि प्लेन में धुआं भर गया था और ये प्लेन अनबैलेंस हो गया, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि भाई ये झूठ था। लेकिन जब ऑफिशियल रिपोर्ट आया तो उसने साबित कर दिया कि ये बात झूठी नहीं बल्कि सच्ची है। ग्रीक के मिलिट्री वालों ने जब कहा कि प्लेन 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में ही आग के चपेट में आ गया, तब भी इजिप्शियन टीम ने इस बात को झूठा करार दे दिया, जबकि सैटेलाइट के इमेज में भी हम देख सकते हैं ये प्लेन मिसिंग था इस लोकेशन में, तभी ये रडार से गायब हो गया। यानी कि 37,000 फीट में ही आग लगी होगी और गिरते गिरते ये समुद्र में कुछ दूर आगे चला गया और यहाँ पर इस ब्लैक पॉइंट में जाके क्रैश हुआ। पर अफसोस इस बात को भी झूठा करार दे दिया गया। यही हाल यूएस मिलिट्री का हुआ जब उसने इजिप्ट एयर के डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव किया, उसे भी अनदेखा कर दिया गया। उधर फ्रांस के फोरेंसिक टीम को भी जांच करने से रोक दिया गया। इसके बाद इजिप्ट के इन्वेस्टिगेशन की टीम के द्वारा एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो। फ्रांस की इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि क्रैश के कुछ ही दिनों पहले प्लेन में बैक टू बैक 3 बार फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में गड़बड़ी देखा गया, जिसकी वजह से इस प्लेन को बैक टू बैक 3 बार इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। पर इसका कोई डिटेल छानबीन नहीं किया गया। सिंपली एक इंजीनियर को इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया और उसने ये कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम हो गया था। प्लेन के कंप्यूटर में गड़बड़ी क्यों हुई, कैसे हुई, इसका जांच कभी नहीं हुआ। हो सकता है इसी गड़बड़ी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ हो। प्लेन का कंप्यूटर ही प्लेन को उड़ाता है। अगर इसी कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इजिप्ट एयर ने भी कुछ इसी तरह की गड़बड़ी का सामना किया था। जब ये बात पब्लिक में आ गई तब इजिप्ट एयर ने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इजिप्ट एयर फ्लाइट 804 के साथ ऐसी कोई भी गड़बड़ी या कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई थी। अब इस प्लेन के साथ क्या हुआ और क्या नहीं, इसका जवाब तो ऊपर वाला ही जाने। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।